बच्चों आज हम करेंगे क्लास 7 का जो हमारा अध्याय 4 है उसका पेज नंबर 102 पे जो पता लगाई है उसको आज हम करेंगे यहाँ पे, जिसका पहला प्रश्न है एक प्लेट ज्वार की रोटी का मूल्य 30 रुपये है एवं एक प्लेट पुलाव का मूल्य 20 रुपये है। यदि एक दिन में ज्वार की रोटी x प्लेट एवं पुलाव y प्लेट का ऑर्डर दिया गया तो उस दिन अर्जित कुल राशि को रुपयों में वर्णित करने के लिए कौन सा व्यंजक होगा। इसमें से कौन सा व्यंजक होगा। देखो यहाँ पर अगर एक दिन है और उसके अंदर जो रोटी की कीमत है वो कितनी है, एक प्लेट की 30 रुपये, तो फिर x प्लेट की कितनी होगी। अगर एक प्लेट की 30 रुपये है तो x प्लेट की कितनी होगी, 30 गुणा x 30x। अगर एक प्लेट पुलाव की कीमत 20 रुपये है तो y प्लेट की क्या होगी, 20 गुणा y 20y, और दोनों को जोड़ देंगे। देखो 30 गुणा x जमा 20 गुणा y, तो क्या बन गया 30x जमा 20y। तो इसका जो है पहले वाला जो है वो इसका व्यंजक जो है वो सही है। ठीक है, आप इसको लिखोगे इस तरीके से, एक थाली ज्वार की रोटी की कीमत 30 रुपये, x थाली ज्वार की रोटी की कीमत कितनी हो गई, 30x हो गई। एक थाली पुलाव की कीमत 20 रुपये तो y थाली की कितनी हो गई, 20y हो गई, है ना। आता है उस दिन अर्जित कुल राशि क्या हो गई, उसका व्यंजक बनेगा 30x जमा 20y। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे प्रश्न में भी हमें यहाँ पर बताना है कि जो पुष्पिता है वो स्वतंत्रता दिवस पे कुछ गेंदे के और कुछ चंपा के जो है वो फूल बेच रही है। तो कुछ ऐसे ग्राहक हैं, यानी कि जो P ग्राहक हैं उन्होंने कौन से फूल खरीदे, उन्होंने चंपा के फूल खरीदे, और Q ग्राहक ने गेंदे के खरीदे, और जो R ग्राहक थे उन्होंने दोनों ही खरीद लिए। तो उस दिन वह प्रत्येक ग्राहक को एक छोटा राष्ट्रीय झंडा देती है। उस दिन वह कितने झंडे देती है, यानी कि जो चंपा का फूल खरीद रहा है उसको भी वो दे रही है, जो गेंदा का फूल खरीद रहा है उसको भी वो दे रही है, और जो दोनों खरीद रहे हैं उसको भी वो दे रही है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि उस दिन वह कितने झंडे देती है, यानी कि उसने P वालों को भी दिए, Q वालों को भी दिए और R वालों को भी दिए, तीनों को दिए ना। तो इसका जो है वो ये वाला सही होगा, फर्स्ट वाला। लेकिन लिखो, इसको लिखेंगे कैसे। ग्राहकों ने चंपा खरीदा P, ठीक है, कितने ग्राहकों ने चंपा खरीदा, P ग्राहकों ने, और ग्राहकों ने गेंदा खरीदा Q ग्राहकों ने दोनों खरीदे R। जो दोनों जिन्होंने खरीदे हैं वो कौन से थे, वो R थे। और प्रत्येक ग्राहक को एक राष्ट्रीय ध्वज दिया गया, हर एक को दिया गया। तो वितरित किए गए राष्ट्रीय ध्वजों की कुल संख्या क्या हो गई, P जमा Q जमा R। तो इसका जो A वाला है पहला वाला वो इसका सही इसका जो है वो उत्तर है। ठीक है, तो इसमें बस हमें इतना ही बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 देखो, एक घोंगा एक गहरे कुएं की दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। उसी वहाँ पे दिन के समय वो U सेंटीमीटर जाता है, कहाँ, ऊपर। कौन है, एक घोंगा जो गहरे कुएं की दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करता है, दिन के टाइम पे तो U सेंटीमीटर वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ये U सेंटीमीटर हो गया। लेकिन रात में वो D सेंटीमीटर वो नीचे की तरफ फिसल जाता है। 10 दिनों एवं 10 रातों तक ऐसा होता रहता है। तो घोंगा अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, यह बताने के लिए एक व्यंजक लिखिए। यदि D जो है वो बड़ा है U से, D बड़ा मतलब कि अगर रात को वो ज़्यादा नीचे आ रहा है तो हम घोंगे की गति के बारे में क्या कह सकते हैं। तो आप इसमें लिखना, पहले का एक दिन में ऊपर गया U सेंटीमीटर, तो 10 दिन में कितना ऊपर गया, 10 गुणा U 10 U सेंटीमीटर। एक दिन में नीचे आया D सेंटीमीटर, तो 10 दिन में कितना नीचे आया, 10 गुणा D 10 D सेंटीमीटर। प्रतिदिन उसकी कुल कितनी गति थी, यानी कि U सेंटीमीटर ऊपर जाता था और D सेंटीमीटर नीचे आ जाता था, तो U माइनस D उसकी प्रतिदिन की गति थी। कुल दूरी क्या हो गई, 10 दिन की 10 गुणा U माइनस D। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 U माइनस D। तो ये जो है इसका क्या बन गया, व्यंजक बन गया। ठीक है, अब दूसरा ये था कि यदि D ज़्यादा है U से, यानी कि अगर वो नीचे ज़्यादा आता है तो हम घोंगे की गति के बारे में क्या कह सकते हैं। यदि D बड़ा है U से, अगर ज़्यादा नीचे आता है, घोंगा अगर ज़्यादा नीचे आ रहा है तो घोंगा दिन में चढ़ने की तुलना रात में अधिक फिसलेगा और कभी भी कुएं की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, राधा साइकिल दौड़ की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रही है। प्रतिदिन अभ्यास करती है। पहले सप्ताह में वह प्रतिदिन 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। प्रत्येक सप्ताह वह प्रतिदिन साइकिल चलाने के लिए दूरी को Z किलोमीटर बढ़ाती है।
3 सप्ताह के बाद राधा कितने किलोमीटर साइकिल चला चुकी होगी। अब राधा क्या कर रही है, एक कंपटीशन है दौड़ का, है ना, उसके अंदर उसको पार्टिसिपेट करना है, तो वो क्या कर रही है, उसकी प्रैक्टिस कर रही है। हर दिन वो प्रैक्टिस करती है। पहले सप्ताह, पहले वीक में वो 5 किलोमीटर साइकिल चलाएगी। फिर वो हर सप्ताह क्या करती है, इतना Z किलोमीटर जो है वो साइकिल की दूरी को बढ़ा देती है। तो 3 सप्ताह के बाद राधा कितने किलोमीटर साइकिल चला चुकी होगी 3 सप्ताह के बाद। तो पहले सप्ताह की तय की गई दूरी लिख लो, 7 गुणा 5, ठीक है। पहला सप्ताह 7 दिन होते हैं, 5 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो 35 किलोमीटर उसने, अगर एक दिन में 5 किलोमीटर कर रही है तो 7 दिन में 35 किलोमीटर हो गए। दूसरे सप्ताह में उसने जो दूरी तय करी उसमें उसने Z किलोमीटर बढ़ा दिया। तो अब 7 गुणा 5 जमा Z हो गया, तो क्या हो गया, 35 जमा 7 Z हो गया। इनकी 7 को 5 से गुणा किया, 7 को Z से गुणा किया, तो ये हो गया 7Z, ठीक है। ये उसकी दूरी जो है वो क्या करी उसने, दूसरे सप्ताह बढ़ा दी। तो दूसरे सप्ताह उसकी दूरी अब ये हो गई। तीसरे सप्ताह में तय की गई दूरी, अब तीसरे सप्ताह में क्या हुआ कि वो 7 दिन जो उसके हैं 5 किलोमीटर तो वो चला रही है, और हर सप्ताह वो Z किलोमीटर को बढ़ा रही है। तो उसने पहले सप्ताह Z को बढ़ाया, यहाँ पे उसने दूसरे सप्ताह को बढ़ाया ना, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे जो दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला भी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 Z हो गए, तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, तो 35 जमा 14 Z। तो 3 सप्ताह के बाद तय की गई कुल दूरी क्या हो गई, पहले तो 35, फिर जमा 35 जमा 7, पहले वाली कौन सी है, पहले सप्ताह की कौन सी है, 35 किलोमीटर, दूसरे सप्ताह की ये है, तीसरे सप्ताह की ये है, तो तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 35 और ये 35 और ये 35, तो इन सब का ब्रैकेट आपने खोल दिया। तो ये तीनों 35 को जमा किया तो 105 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 14Z और 7 को जोड़ देंगे तो 21Z किलोमीटर। तो ये उसके 3 सप्ताह की यहाँ पे तय की गई हुई दूरी यहाँ पे हमारी निकल गई। अब यहाँ पे प्रश्न 5 देखो, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए कि कैसे व्यंजक W+2 एक रास्ते के माध्यम से व्यंजक 4W+20 यानी कि 4W जमा 20 हो सकता है। अन्य रास्तों पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंडाकार स्थानों में व्यंजक लिखे जाएंगे, F बॉक्सों में गणितज्ञ संक्रियाएं लिखी जाएंगी। यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले जो ये व्यंजक दे रखा है ना, इसको हमें यहाँ पर जो है वो देखना है, इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, W+2 एक रास्ते के माध्यम से व्यंजक। अब इसके देखो, इसके रास्ते से जा रहा है और क्या व्यंजक बन रहा है, 4W+20 यानी कि 4W+20 बन रहा है। तो ऐसे जितने भी हमें यहाँ पे ये फिल दे रखे हैं ना अंडाकार, ये इनकी हमें क्या करनी है, इनको हमें भरना है। इनको जो रिक्त स्थान दे रखे हैं ना, इनकी हमें पूर्ति करनी है। तो ये इसी रास्ते से हमें जो है वो जाना है। जैसे कि इस रास्ते से हमारा ये आया, जब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे W+2 है, तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे W तो नहीं दे रखा, तो 2 के अंदर 3 को जमा कर दिया, तो W जमा 5 बन गया। अब यहाँ पर क्या किया, इस W जमा 5 को 4 से गुणा कर दिया, 4 को W से गुणा करोगे 4W, 4 को 5 से गुणा करोगे 20 आ गया। ऐसे हम नीचे वाले भी करेंगे और इधर वाले भी करेंगे। तो अगर हम ये नीचे वाला करें तो यहाँ पे दे रखा है W जमा 2 -4 दे रखा है। तो अगर यहाँ पे -4 दे रखा है हमें, तो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं ऐसे हम, W जमा 2 -4, तो क्या आ जाएगा, W की जगह W आ जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ बन गया W-2। अब 3 को W से गुणा करो, 3W आएगा। 3 को -2 से गुणा करो तो -6 आएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर हम पहले हम ये देख लेते हैं। अब W यहाँ पे दे रखा है ना, W जमा 2 -8 दे रखा है, तो W की जगह पे W आ गया। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 6, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का 6 आ गया। अब W-6 यहाँ पर जो है वो हमारा आ जाएगा। अब 4 को W से गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 को W से गुणा करोगे तो यहाँ W, हाँ यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे हमें गुणा नहीं करना ना, यहाँ पे गुणा का साइन नहीं, यहाँ पे माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, W-6 में -4 कर देंगे। देखो
W माइनस 6 में क्या करेंगे -4, तो W की जगह W हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर माइनस का ही 10 आएगा क्योंकि दोनों माइनस है ना, तो यहाँ पर आ गया W माइनस 10। अब हमारा ये रह गया। अब यहाँ पर जो हमें दे रखा है कि यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, W प्लस 2 में यहाँ पे माइनस किया 5 को, W प्लस 2 में -5 करोगे तो W माइनस 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो पहले 3 को W से गुणा करोगे तो 3W आ जाएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसकी पूर्ति करनी थी। अब यहाँ पर हमें एक प्रश्न दे रखा है, यहापुर से वहापुर जाने वाली एक लोकल ट्रेन मार्ग में समान दूरी पर 3 स्टेशनों पर रुकती है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक दूरी तय करने में मिनटों में लगने वाला समय समान है। अब इसे T से प्रदर्शित किया गया है। ट्रेन 3 स्टेशनों पर 2 मिनट के लिए रुकती है। यदि T 4 हो तो यहापुर से वहापुर की यात्रा में लगने वाला समय क्या होगा। यहापुर से वहापुर की यात्रा में लगने वाले समय के लिए बीजगणितीय व्यंजक क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले ना हमें एक दृष्टिकरण बनाना है ताकि हम इस प्रश्न को समझ सके। कैसे समझेंगे इस प्रश्न को, देखो यहाँ पर 2 स्टेशन की बात हो रही है। एक स्टेशन है यहापुर और दूसरा स्टेशन है वहापुर। अब यहापुर से जो है वो वहापुर तक जाना है। यहाँ पर है यहापुर और यहाँ पर है वहापुर, ठीक है, ये यहापुर हो गया, ये वहापुर। अब यहापुर से वहापुर जाने के लिए यहाँ पे 3 स्टेशन है, एक स्टेशन, फिर दूसरा स्टेशन, फिर तीसरा स्टेशन, यानी कि 3 स्टेशन को अगर वो पार करे तो वो यहापुर से वहापुर जो है पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि हर एक स्टेशन के बीच में जो टाइम लग रहा है वो पहले तो इन्होंने बोला कि वो T है, फिर नीचे इन्होंने बोला है कि T जो है वो 4 के बराबर है, यानी कि अगर वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 4 मिनट लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो वो 4 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये 3 स्टेशन है और हर एक स्टेशन पे जो गाड़ी है वो 2-2 मिनट जो है वो रुक रही है, ठीक है। ये इन्होंने बात जो हमें बताई कि जो हमने यहाँ पे डायग्राम में बना दी है। इसको समझने के लिए हमने ये दृष्टिकरण किया है। एक रफ आरेख जो है हमने यहाँ पर, उन्होंने हमें कहा था कि स्थिति में दृष्टिकरण के लिए एक रफ आरेख खींचिए, तो हमने ये रफ आरेख जो है एक रफ डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यात्रा करने में लगा समय T। उन्होंने पहले बोला था कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो है यात्रा करने का समय T है। फिर उन्होंने हमें बाद में क्या बोला था कि जो T है वो 4 के बराबर है। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पे 2 मिनट रुकती है और अगले स्टेशन पर पहुंचने में T का समय लगता है। यदि T 4 है तो यहापुर से वहापुर का कुल समय जो है 2 बार है। पहले यहाँ से यहाँ 4, फिर यहाँ से यहाँ 4। देखो पहले ये वाला 4, इस 4 के अंदर हम ये 4 जमा कर देंगे, उसके बाद जो ये 2-2 मिनट है वो आप इसके अंदर जोड़ दोगे, ठीक है। सबको जोड़ोगे तो 22 मिनट जो है वो आएगा यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ करेंगे, यहापुर से वहापुर का कुल समय 4 गुणा 4 3 गुणा 2, यानी कि 2 3 बार है ना, इसलिए हमने इसको गुणा करके लिख दिया। तो 16 जमा 6 कितना हो जाएगा, 22 मिनट लगेंगे यहापुर से वहापुर तक। दूसरा प्रश्न ये था, यहापुर से वहापुर की यात्रा में लगने वाले समय के लिए बीजगणित व्यंजक क्या होगा। तो हमें इसका एक बीजगणित व्यंजक भी बताना है। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर यात्रा करने का जो समय है वो है T। इसमें 4 खंड और 2 मिनट के लिए 3 पड़ाव हैं। 4 खंड हैं, ठीक है, और क्या है 2 मिनट के, यानी कि स्टेशन पे जो गाड़ी रुकती है 3 स्टेशन पे 2-2 मिनट रुकती है। तो बीजीय व्यंजक क्या बन जाएगा, 4 गुणा 4 जमा 3 गुणा 2, यानी कि यही बनेगा, ठीक है। बस इस 4 की जगह क्या आ जाएगा T, क्योंकि यहाँ पे T क्या है 4 के बराबर है। तो क्या बन गया 4T जमा 3 गुणा 2, 4 को T से गुणा करोगे तो 4T, 4T आ जाएगा और दोनों को गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये उसका बीजीय व्यंजक में हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब प्रश्न 7 में जितने भी हमें व्यंजक दे रखे हैं इनको हम सरल करेंगे। तो व्यंजक में आपको हमेशा ये याद रखना है, जो यहाँ पे एक जैसे समान पद वाले जो होंगे ना उनको हम जोड़ेंगे। जैसे कि ये 3A है, 3A है, 8A है, 7A है, तो ये समान पद हैं। तो A के साथ आप A वाले जोड़ोगे, B के साथ B वाले, और जिनके साथ कोई भी हमें नहीं दे रखा उनको भी जोड़ेंगे। जैसे कि 3A जमा 8A, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनके जो साथ में जो भी साइन लगा हुआ है, चाहे प्लस का या माइनस का, वही आपने इसके अंदर लगाना है। अब जैसे कि यहाँ पे 7A है तो यहाँ पे -7A हो गया। अब ये A वाले हो गए। अब प्लस क्या है 9B है, उसके बाद -4B है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे
क्या है, -6 है और +16 है। ठीक है, तो समान पद वाले आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब आप क्या करोगे, पहले आप इन दोनों को जोड़ोगे क्योंकि ये प्लस वाला है, तो यहाँ पे 11a आ जाएगा, -7 हो गया। अब ये दोनों जो हैं इसके अंदर ये प्लस का है, ये हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बड़ी संख्या के साथ प्लस का साइन है तो 5b आ गया। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, +10 आ गया। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो क्या आ गया, 4a आ गया। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 5b = 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है सभी के अंदर। अब दूसरा देखो यहाँ पर, अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो 3 को 3 से गुणा करोगे 9a आ जाएगा, 3 को 3b से गुणा करोगे तो 9b आ जाएगा, -8a -4b -16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब -a और यहाँ पे है -8, तो -a में -8a को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है -9b -4b -16, तो इनको घटा के क्या आ जाएगा, a आ जाएगा दोनों को, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 13b आ जाएगा और माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला भी, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर क्या करोगे, दोनों को गुणा करोगे, 4x - 6 = 8x = 12। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को अगर हम 8x, यहाँ पे 4x जमा का 8x माइनस का 6 = 12, तो यहाँ पे हो गया 12x और ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस जमा का 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 8x है ना, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस ब्रैकेट को ऐसे खोल लेंगे क्योंकि अब बीच में माइनस का साइन है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई इसको नहीं कर सकते। तो 8x - 2x -3 = 12 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को आप घटाओगे तो 6x हो गया, -3 = 12 हो गया, तो 6x ± 12 है ना यहाँ पे ये, तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो ये हो गया हमारा जमा का 15। ठीक है, अब D के बाद E देखो, E में हमें यहाँ पे भी बीच में माइनस का साइन है, तो हम कैसे लिखेंगे, 8h - 5 = 7h + 9। तो यहाँ पे 8h में आप क्या करोगे, अच्छा ये साइन देखो बाहर माइनस का ना, तो अंदर भी ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो है ये माइनस का था ना, तो ये बाहर माइनस का, तो इधर ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे भी साइन बदल गया, तो ये हो गया हमारा -5, तो इसके साथ माइनस का 7h हो गया, -5 = 9 हो गया। अब इन दोनों को घटाओगे तो h आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस होके यहाँ पे आ गया 4 हमारा आ जाएगा जमा का, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ जमा का साइन है, प्लस का साइन है। अब आगे आ जाता है यहाँ पे, तो 23 + 4, तो यहाँ पे 23 का तो 23 आ जाएगा, लेकिन ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेगा तो 4 को 6 से गुणा करोगे तो 24m आ जाएगा, 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12n आ जाएगा, -8n -3m -18। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों को आपने, यहाँ पे ये m वाले जो है ना समान पद वाले ये हैं देखो, तो यहाँ पे आ गया 24m -24m तो कोई नहीं यहाँ पे, ये हमारा n है, ये हमारा n है, ये m है, ये m है ना, तो 24m - 3m हो गया। उसके बाद माइनस का 12n माइनस का 8n जमा 23 -18। 24 में से 3 घटाओगे तो 21 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 20n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 23 में से 18 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न 8 भी है, हमें व्यंजकों को योग करना है, जहाँ पे और लिखा है ना वहाँ पे आप जमा का साइन लगाओगे, प्लस करोगे, 4d - 7c + 9, फिर प्लस कर दोगे 8c - 11 + 9d, बीच में और की जगह प्लस लगा दिया ना। अब समान पदों को अलग कर लो, 4d उसके साथ क्या है हमारा यहाँ पे
9 डी, 9 डी। उसके बाद हमारा सी माइनस 7 सी प्लस 8 सी प्लस 9 माइनस 11। ठीक है, अब 9 और 4 क्या हो गया हमारा 13, तो 13 डी आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस सी आ गया। 9 में से प्लस माइनस माइनस घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 9 10 11, तो माइनस का 2 आ गया। उसके बाद है नीचे, इसके अंदर भी पहले हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेते हैं। -6F 19 8S, यहाँ पे प्लस का साइन लगा लो, ये ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन आएगा ना। तो प्लस 13F, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, अगर हम इसको यहाँ देखें तो इसका अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो -6F प्लस 19 प्लस 8S, तो ये प्लस माइनस माइनस का 23 हो जाएगा। उसके बाद 13F प्लस 12S हो जाएगा। अब F वाले अलग कर लो, -6F और यहाँ पर F वाला कौन सा, और ये है हमारा 13F प्लस 13F हो गया। उसके बाद है माइनस का 8S, इसके साथ हमारा S वाला और कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें देखना 12S है कि 125 है। ये 12S है, अच्छा ये S है, ये भी S है, तो ये इसके साथ आ जाएगा 12S। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे 19 और ये माइनस का 23। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 13 में से अगर हम यहाँ पर 6 घटाते हैं तो हमारा आता है 7F। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा प्लस का 4S आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस का 4 आएगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका C देखो, C जो है यहाँ पे पहले हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। 8D माइनस 14C जमा 9 जमा 16C माइनस ब्रैकेट में 11 जमा 9D हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो 8D माइनस 14C प्लस 9 जमा 16C, ये बाहर माइनस का साइन है तो अंदर भी ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 11 माइनस 9D। अब D वालों को अलग कर लो, 8D माइनस 9D हो गया। यहाँ पे क्या है -14C, फिर क्या है यहाँ पे जमा 16C, फिर क्या है जमा 9 माइनस 11। तो इन दोनों को आप घटाओगे तो क्या आएगा आपका, सिर्फ D आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस करोगे तो प्लस का 2C आएगा, प्लस माइनस माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर है 6, अब इसको करेंगे तो 6F माइनस 20 प्लस 8S प्लस 23 माइनस 13F माइनस 12S। 6F माइनस हो गया 13F प्लस हो गया 8S माइनस 12S माइनस 20 प्लस 23 हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों को घटा देंगे आपस में तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है देखो 13M माइनस 12N जमा 12N माइनस 13M। तो दोनों क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो 13M में से माइनस करोगे 13M तो ये तो वैसे ही यहाँ कट जाएगा। ऐसे ही 12N में से जमा करोगे 12N तो ये भी कट जाएगा, तो आएगा क्या सिर्फ आपका 0। ठीक है, उसके बाद F देखो, F में भी पहले हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेते हैं। -26M जमा 24, जहाँ पे और है ना वहाँ पे आपने जमा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, जोड़ का। तो यहाँ पर आ गया 26M, अब इसके साथ M क्या है 26M, तो ये तो कट जाएगा हमारा प्लस माइनस होके। ऐसे ये है 24N माइनस 24N, तो ये भी हमारा जो है वो कट जाएगा 24N से 24N, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो कट जाएगा ये, यहाँ पे भी इसका 0 आएगा। अब अगला जो प्रश्न है प्रश्न 9, यहाँ पे हमें क्या करना है, अब घटाव करना है। अभी तक तो हम जोड़ रहे थे ना, अब जहाँ पे से लिखा है ना वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम माइनस का जो है वो साइन लगाएंगे, घटाएंगे। अब तो सबसे पहले उसी तरीके से हम इसको करेंगे 9A, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना, तो ये हमें यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर दो 6,
6a जमा 9b माइनस 18, इसमें से घटाना है हमें इसको, तो ये हम इधर वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको जब आप घटाओगे तो पहले हम समान पदों वालों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो समान पद क्या है, 6a माइनस 9a जमा 9b जमा 6b माइनस 18 माइनस 14, तो माइनस 3a जमा 15b हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे और इसको घटाओगे, जमा करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये करेंगे, 7y माइनस 10 जमा 3x में से घटाना है हमें माइनस 15x जमा 13 माइनस 9y। तो यहाँ पे जब हमने ब्रैकेट खोला तो अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो समान पदों वालों को हम क्या करेंगे, समान पद वालों को हम यहाँ पर अलग कर लेंगे और जो जो यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, जो जो साइन लगा हुआ है, उसी के हिसाब से हम इसको, जैसे इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को भी जोड़ेंगे और इन दोनों को भी जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम यहाँ पे भी 11 माइनस 10g, यहाँ पे इसको यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो अब इसको लिखोगे। ठीक है, समान पद वाले हैं उनको अलग कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है अब पहले तो हम यहाँ देखें कि यहाँ पे माइनस है ना और यहाँ पर हमारा आएगा ब्रैकेट, तो 11 माइनस 10g प्लस 3h। अब ये माइनस है तो इधर कौन सा साइन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन है तो ये अंदर भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे समान पद वाले कौन से हो गए, अब 11 के साथ तो अगर हम देखें तो हमारा है 9, g वाला ये दोनों है, h वाले ये दोनों हैं, तो 11 माइनस 9 इधर आ गया, माइनस 10g जमा 7g जमा 3h, h वाला है यहाँ पे, जमा 7h। तो इनको अगर आप जोड़ोगे तो 11 में से 9 यहाँ पे अगर घटाओगे तो 2 आएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3g हो जाएगा, प्लस 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 तो जमा करके 10h हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना 17 है, ये 17 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, g वाला, ये 17 हो गया ना, ये g वाला हो गया 17, तो 17 है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 27g, तो यानी कि माइनस का जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 27g। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लेना, मैंने इसको सही कर दिया है। तो यहाँ पे भी 17 है ये। उसके बाद है हमारा ये, तो ये आ गया 6a माइनस 9b प्लस 18 माइनस 9a माइनस 6b जमा 14। तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये भी हमारा जो है ये इधर ब्रैकेट में ही आएगा, है ना। तो इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका ये बन जाएगा। तो इसका जब पहले ब्रैकेट खोलोगे 6a, अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर भी क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पर जो है हमारा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट खोला, यहाँ साइन बदल गया, यहाँ ब्रैकेट खोले, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था प्लस हो गया। अब यहाँ पे समान पदों वालों को आप अलग कर लो, समान पद के जो हैं, और उसके बाद उसको जहाँ पे जो साइन है वैसे उसको घटा दो, जहाँ जमा करना है वहाँ जमा कर दो। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हम घटाएंगे तो माइनस 3y जमा 8 माइनस 3x में से घटाना है 10x जमा जोड़ 2 जोड़ 10y। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अगर बाहर प्लस का साइन हो ना तो फिर अंदर वाले साइन नहीं बदलते। अब माइनस 10x हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समान पद वाले अलग कर लो, माइनस 3y है उसके साथ माइनस 10y हो गया। उसके बाद माइनस का 10x है तो उसके साथ माइनस का 3x हो गया। फिर प्लस का 8 है, फिर माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे, इन दोनों को घटा दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 13y हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 13x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 6 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ये करेंगे, इसमें से घटाना है तो 7h माइनस 8g जमा 20
इसमें से घटाएंगे 8g जमा 4h माइनस 10 ब्रैकेट में रखेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 8g, साइन बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब 7h में से हमें क्या करना है, घटाना है 4h को, और माइनस 8g में से घटाना है माइनस 8g को, प्लस 20 प्लस 10। अब इसमें से घटाओगे तो 3 आएगा, 3h, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 16g, ये भी प्लस हो जाएंगे 30। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे प्रश्न 9। प्रश्न 10 देखो, दिए गए बीजगणितक व्यंजकों के लिए संगत स्थितियों का वर्णन कीजिए। इनके लिए हमें ये जो व्यंजक दे रखे हैं ना, इनके लिए हमें स्थितियाँ लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि 8x जमा 3y है, तो मान लीजिए एक दुकान पे 8 पेन है और प्रत्येक पेन का जो मूल्य है वो x रुपये है, और 3 कॉपियाँ हैं, प्रत्येक कॉपी का मूल्य y रुपये है। तो कुल मूल्य क्या होगा, 8x, 8 को x से गुणा करोगे, 3 को y से गुणा करोगे, तो 8x जमा 3y। दूसरा है 15x माइनस 2x, तो इसमें किसी व्यक्ति के पास 15 वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु का मूल्य x रुपये है, तो 15x हो जाएगा। वह उनमें से 2 वस्तुएं वापस कर देता है। अब उसने 2 वापस कर दी जिसका मूल्य था 2x, तो क्या हो गया, क्या बची हुई वस्तु का मूल्य हो गया 15x माइनस 2x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देखो, कल्पना कीजिए कि एक सीधी रस्सी है। इसकी जो पिक्चर पीछे दे रखी है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। कल्पना कीजिए एक सीधी रस्सी है, यदि इसे चित्र में दर्शाए अनुसार एक बार काटा जाए तो हमें 2 टुकड़े प्राप्त होंगे। यदि रस्सी को चित्र में दर्शाए अनुसार एक बार मोड़कर काटा जाए तो हमें 3 टुकड़े प्राप्त होंगे। पैटर्न को ध्यान से देखिए और बताइए कि यदि रस्सी को 10 बार मोड़कर काटा जाए तो हमें रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। यदि रस्सी को 8 बार मोड़कर काटा जाए तो टुकड़ों की संख्या क्या होगी। देखो, पहले तो रस्सी को बिल्कुल भी नहीं मोड़ा, एक उसको ऐसे काट दिया, तो कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। क्या रस्सी को मोड़ा, नहीं मोड़ा, कितना 0 बार, टुकड़े कितने हो गए इसके, 2 हो गए। अब रस्सी को 1 बार मोड़ा, उसमें से काट दिया, कितने टुकड़े हो गए, 1 2, ये पूरा का पूरा 3। रस्सी को मोड़ा कितनी बार, 1 बार, टुकड़े कितने हो गए, 3। रस्सी को कितनी बार मोड़ा, 1 बार यहाँ से मोड़ा, 1 बार यहाँ से मोड़ा, तो मोड़ा यहाँ पे रस्सी को 2 बार, टुकड़े कितने हो गए, 1 2 3 4, तो टुकड़े हो गए 4। अब हम इसको यहीं पे समझ लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको लिखना कैसे है। आपको ये पता चल जाएगा कि जब हम इस रस्सी को मोड़ेंगे, 10 यहाँ पे लिखा है, जब हम रस्सी को 10 बार मोड़ेंगे और फिर काटेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने टुकड़े होंगे। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ध्यान से समझो कि जब रस्सी को 1 बार भी नहीं मोड़ा, 0 मोड़ा 2 टुकड़े, 1 मोड़ा 3 टुकड़े, 2 मोड़ा 4 टुकड़े, यानी कि जितनी रस्सी को हम मोड़ रहे हैं उसका जो है वो 2 उससे ज़्यादा हो रहा है। जब 0 मोड़ा तो 2 टुकड़े, 1 मोड़ने पे उससे 2 ज़्यादा हो गया, ठीक है, 3 हो गए। 2 मोड़ने पे उसका 2 ज़्यादा हो गया, 4 हो गया। ऐसे अगर मैं रस्सी को 10 बार मोड़ूं तो उसका टुकड़े कितने हो जाएंगे, अब 10 के 2 ज़्यादा कर दो, 12 हो जाएंगे, यानी कि उसके टुकड़े हो जाएंगे 12। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखोगे 0 बार मोड़ा और काटा तो कितने टुकड़े हुए, 2। 1 बार मोड़ा और काटा, टुकड़े हुए 3। 2 बार मोड़ा और काटा तो 2 जमा 2 4 टुकड़े हो गए। 10 बार मोड़ा और काटा तो 10 जमा 2 12 टुकड़े हो गए। ऐसे अगर 12 बार मोड़ा और काटा तो 12 जमा 2 टुकड़े हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। बस आपको इसमें लिखना इतना ही है। अब अगला जो प्रश्न यहाँ पर आ जाता है वो है हमारा तिल्लियों के ऊपर। अब यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दी गई माचिस की तिल्लियों के पैटर्न को ध्यान से देखिए और पहचानिए। ऐसे 10 वर्ग बनाने के लिए माचिस की कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी। W वर्ग बनाने के लिए माचिस की कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी। तो ये सारे प्रश्न जो है ना बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से आप इनको समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पहले तो हमें इसका पैटर्न समझना है। यहाँ पे कितना वर्ग बना है, 1 वर्ग है, तिल्लियाँ कितनी हैं, 4। 1 वर्ग में 4 तिल्लियाँ, कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं। तिल्लियाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, यानी कि इन दोनों वर्गों के अंदर हमारी 7 तिल्लियाँ हो गई। 1 2 3 वर्ग हैं, तिल्लियाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तिल्लियाँ हो गई। अब यहाँ पे आपको कुछ पता चल रहा है, यहाँ पर 7 है,
यहाँ पर 10 हैं, यहाँ पर 4 हैं। तो ये हमें पता चल रहा है कि हर बार जो है ना 3-3 तिल्लियाँ बढ़ रही है। 4 में 3 जोड़ो 7, 7 में 3 जोड़ो 10, तो हर बार 3-3 तिल्लियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे अगर आप 4 वर्ग बनाओगे तो 3 तिल्लियाँ जोड़ दो, 5 वर्ग बनाओगे तो उसमें 3 तिल्लियाँ जोड़ दो। तो इन्होंने बोला है कि ऐसे अगर 10 वर्ग हमें बनाने हैं तो हमें कितनी तिल्लियाँ चाहिए 10 वर्ग बनाने के लिए। देखो इसको यहाँ पे समझ लो, फिर आप आसानी से कर सकते हो। जब हमने एक वर्ग बनाने के लिए जो हमें माचिस की तिल्लियाँ चाहिए थी ना, वर्ग 1 था, ठीक है, 1 जमा हमने किया 3, तो हमारे सामने आया 4। और उसके बाद अब हमें देखो यहाँ पर हमारा है 1 जमा 3 गुणा 1, तो क्या हो गया 4 हो गया। तो इसी का इस्तेमाल करके हम सभी वर्गों का बता सकते हैं। अब हमें 2 वर्ग बनाने हैं, तो 1 जमा 3 गुणा 2, 7 तिल्लियाँ। 3 वर्ग में 1 जमा 3 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि 3 वर्ग हैं, 10 तिल्लियाँ। ऐसे ही अगर हमें 10 वर्ग बनाने हैं तो 1 जमा 3 गुणा 10 हो जाएगा। तो जितनी तिल्लियाँ बनानी है आप उसको उतने से ही क्या करोगे, यहाँ पे गुणा करोगे। और यहाँ पे क्या आ गया 31। तो हमें पता चल गया 10 वर्ग बनाने के लिए हमें 31 तिल्लियाँ चाहिए। ठीक है, ये याद रखो। 1 यहाँ पे जमा आएगा, गुणा नहीं आएगा। 1 जमा 3 ये तो आपका सब में रहेगा। अब गुणा के जगह पे क्या आएगा, जितने वर्ग बनाने हैं। अगर आपको 10 वर्ग बनाने हैं तो यहाँ पे 10 लिखो, 5 वर्ग बनाने तो यहाँ 5 लिखो, 12 वर्ग बनाने तो यहाँ 12 लिखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 को आप 3 से क्या कर दोगे, गुणा, 12 3 36 और 1 37। तो हमें पता चल जाएगा 37 तिल्लियाँ चाहिए। इससे आप कितने भी वर्गों की तिल्लियों का पता लगा सकते हो। अब हमें W वर्ग बनाने हैं, तो 1 जमा 3 गुणा W, तो 1 इन दोनों को गुणा कर दो, तो इतनी तिल्लियाँ हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है इसमें, और कुछ भी इतना मुश्किल है नहीं इसमें। उसके बाद है, क्या आपने ध्यान दिया है कि ट्रैफिक सिग्नल में रंग कैसे बदलते हैं। रंग परिवर्तन का क्रम नीचे दर्शाया गया है। स्थिति 90, 190, 343 का रंग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक रंग की स्थिति का वर्णन करने के लिए व्यंजक लिखिए। अब यहाँ पे ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझ आ गया आपको। तो देखो यहाँ पर पहले क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। पहले लाल रंग, फिर पीला रंग, फिर हरा रंग, फिर पीला, फिर लाल, ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ पे जब पहले लाल रंग है तो उसके बाद जो लाल रंग आ रहा है ना वो 5 नंबर पे आ रहा है, इसको समझो। ठीक है, तो कितना बीच में गैप आ रहा है, 1 2 3। तो अगला जो लाल रंग आएगा वो 3 के बाद ही आना चाहिए फिर। ठीक है, यानी कि 6 7 8, यानी कि 9 पे जाके हमारा अगला लाल रंग आएगा। ठीक है, ये हमें लाल रंग का पता चल गया कि हर 3 के बाद हमारा क्या आ रहा है, लाल रंग आ रहा है। अब हमें देखना है पीला रंग। पीला रंग पहले आ रहा है 2 पे, फिर 4 पे, तो इसका मतलब ये हमारा सम संख्याओं पे आ रहा है, 2 4 6। तो यहाँ पर जो है पीला रंग जो आएगा वो हमारा आएगा 6 पे यहाँ पे। और अगर हम हरा रंग देखें तो हमारा ये किसके बाद आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, 1 2 तीसरे पे। अब इसका मतलब यहाँ पे अगर है तो फिर ये 4 5, अगर यहाँ पे हम हरा वाला देखें तो यानी कि ये जो 3 है ना, देखो पहले तो 1 2 3 के बाद आ रहा है। अब ये अगले 3 के बाद जो है आएगा, जैसे 4 5 6, उसके बाद आ जाएगा 7 के बाद। यानी कि यहाँ पे 6 पे तो हमारा पीला आ रहा है, और यहाँ पे 7 पे हमारा हरा आ रहा है, और 9 पे हमारा लाल आ रहा है। तो अब देखो, अब आपको समझ में आएगा। पहले आया लाल, फिर आया पीला, फिर आया हरा, फिर आया पीला, फिर आया लाल, फिर अब पीला आएगा। पीला क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो पीला है वो आपको याद रखना है कि वो हमारा एक सम संख्या है, 2 4 6। तो जैसे ही 5 के बाद 6 नंबर आएगा पीला आ जाएगा। अब 7 पे हमारा हरा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है, हरा तीसरे नंबर पे आ रहा है ना। तो अब 4 5 6 7, फिर ये तीसरे नंबर पे आ गया। और जो हमारा लाल है वो उसके बीच में हमारे 3 नंबर आ रहे हैं। तो जैसे इसके बीच में देखो, अगर 5 पे आ रहा है तो उसके बाद 6 7 8 9वें नंबर पे लाल आएगा। ये पैटर्न समझ आ गया। अब इसी पैटर्न से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लाल रंग का जो क्रम है वो 1 5 9 13, आगे आप लिख सकते हो। पीले रंग का क्रम 2 4 6 8 10 सम संख्याएं। हरे रंग का जो क्रम है 3 7 11 है, क्योंकि वो हर तीसरे नंबर पे वो आ रहा है। अब इन्होंने पूछा था 90 और 190 सम संख्याएं बताएं।
अब 90 और 190 दोनों ही सम संख्याएं हैं, तो जो सम संख्याएं वो पीले रंग पे आ रही हैं और पीला रंग सम संख्या पर आता है, इसलिए 90 और 190 पर पीला रंग होगा। ठीक है, एक इन्होंने और पूछा था 343, ये इस पे कौन सा रंग होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ना यहाँ पर 343 जो है इसको आपको भाग देना होगा 4 से। तो जब आप इसको 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर आपका ये पहले जाएगा 8 पे 32, फिर 2, फिर ऊपर से आया 3, और अब ये जाएगा आपका ये 5 पे 20, और यहाँ पे शेष बच गया 3। तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे। अब 85 को 4 से गुणा करेंगे और जमा करेंगे 3, तो उसका मतलब यही होगा हमारा। अब लाल, अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो 343 है वो हमारे हरा रंग पे आएगा, क्योंकि इसमें हमने क्या जोड़ा, इसमें शेष 3 जोड़ा, तो यहाँ पे हरा रंग भी हमारा जो है हर तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, अब इनके हमें व्यंजक भी लिखने थे। लाल रंग के लिए आप व्यंजक लिखोगे 4r-3। अब r की जगह आप 1, 2, 3, 4, 5 रख के देख लो, आपके यही नंबर आएंगे। जो लाल रंग के जो क्रम के नंबर है आपके यही आएंगे। पीले रंग पे आप 2y, अब y की जगह पे आप यहाँ पे पहले 1 रख के उसको गुणा करो, 2 आएगा, फिर 2 रख के गुणा करो, फिर 4 आएगा, फिर 3 रख के गुणा करो, 6 आएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। और हरे रंग के लिए आप व्यंजक लिखोगे 4r-1। अब r की जगह 1 लिखोगे पहले तो 3 आएगा, फिर r की जगह 2 लिखोगे, फिर इसको हल करोगे तो 7 आएगा। तो हमें ये जो है इसके व्यंजक भी लिखने थे यहाँ पर। अब प्रश्न 14 है, दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखिए। चरण 4, चरण 10, चरण 50 में कितने वर्ग होंगे? एक सामान्य सूत्र लिखिए। यदि हम सभी वर्गों के कोनों की संख्या को गिनना चाहते हैं तो सूत्र कैसे बदलेगा? अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर हमारा चरण, उन्होंने बोला कि चरण 4, 10 और 50 में, जैसे चरण 1 है, इसमें हमारे कितने वर्ग हैं? 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग हैं। इसमें कितने वर्ग हैं? 5 तो पहले से ही है, उसमें 1, 2, 3, 4 और जोड़ दिया तो 5, 4, 9 हो गए। अब ये तो पहले से ही है हमारा, उसमें 1, 1 इसमें और जोड़ेंगे, 4 और जुड़ गए, तो यहाँ पर कितने हो गए? 13 हो गए। ऐसे ही चरण 4 में, चरण 10 में, चरण 50 में कैसे होंगे? तो इसके लिए हमें एक सूत्र बताना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे नंबर बढ़ता जाएगा तो हम जोड़ नहीं पाएंगे ना। तो चरण 1 में कुल वर्ग होंगे 5, उसका सूत्र है 4n-1। अब चरण 1 का निकालना तो n की जगह पे 1 लिखो, 4 को 1 से गुणा करो, 1 जमा करो, 5 आ जाएगा। ऐसे ही चरण 2 का निकालना तो 4n जमा यहाँ पे 1 आएगा, तो 4 गुणा 2 जमा 1 हो गया 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चरण 3 का लिखो, तो यहाँ पे 4n जमा 1, तो 4 गुणा 3 जमा 1 कितना हो गया? यहाँ पे 4 3 12 और 1 13। ऐसे ही चरण 7 का हो गया 4 चौक 16 और 1 17। और यहाँ पे चरण 10 का हो गया 4, इसको 10 से गुणा करो, 40 और 1 41। चरण 50 का हो गया यहाँ पे 4 गुणा 50 जमा 1 201। तो इस तरीके से हम इसके सारे सूत्र पता होने से हम 10, 4, 10 और 50 का निकाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यदि हम सभी वर्गों के कोनों की संख्या गिनना चाहते हैं तो सूत्र कैसे बदलेगा? पहले तो हमने जो सूत्र लिखा, किसका लिखा? चरण कैसे पता लगाएंगे कि कितने वर्ग में हमारे जो है यहाँ पर जो है जो ये पैटर्न चल रहा था, कैसे कैसे जो आगे हमारे ये इसके अंदर वर्ग बढ़ते चले जाएंगे। चरण 10 में कितने होंगे, 4 में कितने होंगे, 50 में कितने होंगे। अब यहाँ पर है कि सभी वर्गों के कोने, जैसे कि हम इसमें देखें तो इनके कोने क्या होंगे, इनके कोने गिन के हमें बताने हैं। जैसे कि पहले वाला है ये हमारा, एक वर्ग में 4 कोने होते हैं, एक वर्ग में 4 होते हैं, तो कुल कोनों के लिए सूत्र क्या होगा? 4 ब्रैकेट में 4n जमा 1। अगर आप इसको गुणा करोगे तो 16n जमा 4 हो गया। अब n की जगह पे आप जो भी नंबर लिखोगे आपको उसी वर्ग के जो हैं वो कोने पता चल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं 1 लिखती हूँ कि मुझे पहले वर्ग के ही कोने पता करने हैं, पहले वर्ग के नहीं, पहले चरण के, तो मैंने पहले चरण के अगर मुझे पता करने हैं तो मैं 1 लिखूँगी जमा 4, तो 16 जमा 4 कितना हो गया? 20। यानी कि जो मेरा पहला चरण है, मेरे पहले चरण में ही कितने कोने हो गए? 20 कोने हो गए। ऐसे अगर मुझे दूसरे चरण का पता करना है तो कितने कोने उसमें होंगे, तो हम वहाँ पे उसकी जगह क्या लिख देंगे? n की जगह 2 लिख देंगे। फिर हमें दूसरे चरण में जितने भी वर्ग हैं ना, इन सभी वर्गों के कोने पता चल जाएंगे।
ऐसे n की जगह 3 लिखोगे और इसको हल करोगे तो इस सभी वर्ग के कोने पता चल जाएंगे। ऐसे हम किसी के भी कोने पता कर सकते हैं। अब 15 क्वेश्चन है इसमें कि इन अंतः 4 स्तंभीय ग्रिड में संख्याएं एक विशेष क्रम में लिखी गई हैं। देखो एक विशेष क्रम में लिखी गई है, जैसे 1 2 3 4 और ऐसे 5 6 9 13 ऐसे लिखी गई हैं। ये जो हमें स्तंभ दे रखे हैं, दिए गए स्तंभ 1 2 3 4 में सभी संख्याएं निर्मित करने के लिए व्यंजक दीजिए। कि किस तरीके से इनको लिखा गया है उसका हमें इसमें व्यंजक बताना है कि कैसे इन्होंने इसको मैनेज किया सारा, कैसे ये नंबर इधर उधर लिखे हैं वो बताने हैं। उसके बाद इसके अंदर है 124 147 और 201 जो है बताइए कि दी गई संख्याएं किस पंक्ति में और किस स्तंभ पे आएंगी। 124 कौन सी पंक्ति में कौन से स्तंभ पे आएगा, ये किधर आएगा, ये किधर आएगा, ये बताना। तो पहले तो हमें इनके जो है व्यंजक यहाँ पे हमें बताने हैं। तो स्तंभ 1 के लिए जो व्यंजक है यहाँ पे वो है 4x - 3। अब मैं 4x की जगह पे 1 - 3 रखती हूँ, तो 4 को 1 से गुणा करूँगी तो 4 - 3 करूँगी तो मेरा यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। अब मैं इसकी जगह अगर 2 रखती हूँ तो 2 रखूँगी तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटाऊँगी तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इससे क्या आ रहा है कि जो मेरा स्तंभ 1 है ना उसके अंक आते जा रहे हैं। देखो पहले 1 फिर 5, फिर इस 2 की जगह मैं 3 रखूँगी और उसके बाद मेरा 9 आ जाएगा। फिर इस 2 यहाँ पे इसकी जगह x की जगह पे अगर 4 रखूँगी तो 13 आ जाएगा। तो ऐसे जो हम इन सारे स्तंभ का बता सकते हैं। अगर हमें स्तंभ 2 का बताना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4x - 2। तो आप इसकी जगह 1 रखोगे, इसको हल करोगे तो 2 आएगा। इसकी जगह 2 रखोगे, इसको हल करोगे तो 6 आएगा। इसकी जगह 3 रखोगे, हल करोगे तो 10 आएगा। ऐसे ऐसे स्तंभ 3 के लिए स्तंभ 3 के लिए 4x - 1 तो आपके ये सारे नंबर आ जाएंगे। और स्तंभ 4 के लिए होगा हमारा 4x। ठीक है। अब देखो स्तंभ 4 में हमें क्या दे रखा है, जैसे 4 8 12 16 यानी कि 4 स्तंभ में हमें वो नंबर दे रखे हैं। अगर इसको हम 4 से भाग करें तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसके अंदर शेष कुछ नहीं बचेगा। तो व्यंजक तो आपको इन चारों स्तंभ के लिए यही लिख रहे हैं। उसके बाद पूछा था कि 124 जो है वो हमारी कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में आएगा। तो इसको आप 4 से ही भाग करके देखो। अगर आपका यहाँ पे शेष कुछ नहीं बच रहा तो इसका मतलब ये है कि यह और जो आपका इसमें आएगा, अगर आप इसको 4 से भाग करोगे तो आपका 31 आएगा यहाँ पर, जिससे ये पता चलेगा कि ये जो 31 है ये 31 जो है वो 31 यानी कि 31वीं पंक्ति पे आएगा और चौथे स्तंभ पर। चौथे स्तंभ पे क्यों आएगा, हमने इसको 4 से भाग किया और इसमें शेष 0 बच रहा है। अगर शेष की जगह पे कुछ आ जाता 1 2 3 तो ये उस स्तंभ पे होता। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम कहते 2 स्तंभ पे है, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम कहते 3 स्तंभ पे है, लेकिन यहाँ पर 0 बचा तो इसका मतलब ये चौथे स्तंभ पर आएगा। और 31वीं पंक्ति 147 को भी 4 से भाग दो तो यहाँ भाग देने पर 36 और शेष 3 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर ये जो है ये हमारा, जब हमारा कभी भी शेष बचेगा ना तो इसके अंदर आप 1 बढ़ा दो। जब भी आपका शेष बचेगा, आपको लिखना नहीं है, आप चाहे इसमें ऐसे लिख भी सकते हो, इसमें आप 1 तब बढ़ाओगे जब आपका शेष बचेगा। तो अब इसमें शेष बचा तो हम 36 के जगह उसको 37 कर देंगे। तो 37वीं पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में आपको 147 दिखाई देगा। ऐसे ही 201 को भी 4 से भाग करो तो यहाँ पे भी शेष बच गया तो इसके अंदर 1 जोड़ दो तो यानी कि 51 पंक्ति में आएगा और एक स्तंभ में आपको 201 दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे है कि कौन सी संख्या पंक्ति R F स्तंभ C में विद्यमान है। तो कौन सी संख्या पंक्ति R और C स्तंभ में विद्यमान है, तो वो हमें संख्या पत्ती बतानी है जिसके अंदर R है और जिसके अंदर C है। देखो इसको हम हल तो नहीं कर सकते क्योंकि कोई नंबर तो दे नहीं रखा हमें, तो हमें इसके लिए सिर्फ एक यहाँ पे सूत्र लिखना है। 4 R यहाँ पे घटाना है 1, उसके बाद इसमें जोड़ना है C को। तो बस आपको इसके लिए सूत्र लिखना और कुछ नहीं है क्योंकि आप इसको हल नहीं कर सकते, कोई नंबर नहीं दिया हुआ हमें। उसके बाद 3 के गुणजों की स्थिति को ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर 3 के गुणज दे रखे, जैसे ये 3 फिर 6 फिर 9 फिर ये 15 ये दे रखे हमें इसके अंदर। तो 3 के गुणजों को ध्यान से देखिए, क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है। आप जो अन्य पैटर्न देखते हैं उनकी सूची बनाइए। तो देखो यहाँ पे 3 जो है वो पंक्ति 1 में हमें दिख रहा है, पंक्ति 1 में है ना। यहाँ पे देखो पहली पंक्ति में है 3,
दूसरी पंक्ति में है 6, तीसरी पंक्ति में है 9 और चौथी पंक्ति में है 15। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, पहली पंक्ति में है हमारा 3 जो है वो पहली पंक्ति में है और 6 दूसरी में। अगर हम यहाँ पे स्तंभ की बात करें तो पंक्ति तो एक है लेकिन स्तंभ क्या है हमारा, ये तीसरा, 1 2 3। तो ये हमारा पहली पंक्ति में है 3 और तीसरे स्तंभ पर है। 2 जो 6 है वो हमारा दूसरी पंक्ति पे है और दूसरे स्तंभ पर है। 9 तीसरी पंक्ति पे है, पहले स्तंभ पे है, वो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। 12 हमारा तीसरी पंक्ति पे है, स्तंभ 4 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले आया 3 2 1 4। ठीक है, तो जैसे ये 4 पद हो गए, फिर से आप देखोगे 3 2 1 4, जैसे 4 पद हो जाएंगे फिर 3 2 1 4 होगा। तो जो 3 के गुणोजों के लिए स्तंभ पैटर्न जो है ये C2 C3 C2 C1 जो लिखा हुआ है, ये जो है हमारा क्या चल रहा है इसके अंदर, यही जो मैंने आपको बताया, ये C3 C2 C1 फिर C4 फिर C3 फिर C2 फिर C1 फिर C4। ऐसे ही जो है आप देखोगे प्रत्येक 4 पदों के बाद ये दोहराया जाता है। ठीक है, आप इसको ना आगे करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो है ये पता लगाइए, पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।